हाय, मैं हूँ प्रॉफ मैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूँ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस जिनसे आप कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक को बहुत आसानी से बहुत ही कम टाइम में समझ सकते हैं, या किसी पुराने टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के चैप्टर की। और आज हम डिस्कस करेंगे SN1 एंड SN2 रिएक्शंस के बारे में सब कुछ। इसके पहले मैं एक लेक्चर बना चुका हूं जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में बताया है। आई रिकमेंड कि आप उसे भी देखिए सो दैट आपको आगे की चीजें आसानी से समझ में आए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं। इसमें जो एक टर्म आया है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे फुटबॉल में जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो एक प्लेयर बाहर आता है और उसकी जगह कोई दूसरा प्लेयर चला जाता है। यही चीज यहाँ पर भी होती है कि जब भी कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो कोई एटम या ग्रुप बाहर से ऑलरेडी एक्सिस्टिंग एटम या ग्रुप की जगह ले लेता है। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक टर्म है, ये न्यूक्लियोफिलिक टर्म ये बोलता है कि जो एटम या ग्रुप बाहर से जाके एग्जिस्टिंग एटम या ग्रुप की जगह लेता है वो एक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या है? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है लेकिन अटैक कौन कर रहा है? अटैकिंग रिएजेंट कौन है? एक न्यूक्लियोफाइल है। जिन लोगों को नहीं पता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि फाइल वर्ड का मतलब होता है लविंग। और न्यूक्लियो जो है उसको आप न्यूक्लियस के साथ रिलेट कर सकते हैं, और न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव। तो एग्जैक्टली ये क्या है? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज हैं, यानी कि खुद ये क्या होंगे? या तो नेगेटिव होने चाहिए या फिर इनके पास लोन पेयर्स होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें पॉजिटिव लविंग होती हैं, पॉजिटिव चार्ज लविंग होती हैं। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ही दो टाइप होते हैं, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। और हम इन्हीं दोनों के बारे में इस पूरे लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। इस SN2 में जो ये टू है, ये आपको बताता है कि SN2 रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो होता है टू। ऑर्डर टू होने की वजह से ही हम इसे बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसे एक बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर टू है। और ऑर्डर टू का मतलब ये है कि SN2 रिएक्शन का जो रेट है वो दो रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और ये दो रिएक्टेंट्स कौन कौन से होते हैं? हेलो एल्केन एंड न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब ये है कि SN2 रिएक्शन का रेट हेलो एल्केन और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में होती है। एंड अगर मैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूं तो ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू प्रोसीड करती है। SN2 रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू प्रोसीड करती है। तो ये है इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये है एक हेलो एल्केन और एक न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करने आया। अब SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है ये हमेशा ऑपोजिट साइड से अटैक करता है। जिस तरफ हेलोजन लगी है उसके ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा। फिर हम पहुंचते हैं एक ट्रांजिशन स्टेट में। इस ट्रांजिशन स्टेट में देखिए क्या हो रहा है कि ये जो C और X के बीच का बॉन्ड है ये धीरे धीरे टूट रहा है, और न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे बनेगा। तो इसलिए इन दोनों को हमने डॉटेड से यहाँ पर डिनोट किया है। इस डॉटेड का मतलब यह है कि साइमल्टेनियसली C और X के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, एंड सी एंड न्यूक्लियोफाइल के बीच का जो बॉन्ड है ये बन रहा है। और इसके बाद फाइनली क्या होता है? जब ट्रांजिशन स्टेट ओवर हो जाती है तो क्या होता है? सी और एक्स के बीच का बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? एक्स माइनस, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जुड़ गया। तो इस पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, ऑपोजिट साइड से अटैक कर रहा है। जिस तरफ एक्स जुड़ा हुआ है उसके ऑपोजिट साइड से ये आके ऐड हो रहा है एल्काइल हैलाइड में। तो अब हम बात करते हैं इसके रेट लॉ की। तो रेट लॉ में अगर आप देखेंगे तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू हेलो एल्केन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन। यानी इसके रेट लॉ में दोनों ही रिएक्टेंट्स आ रहे हैं, हेलो एल्केन्स भी है, न्यूक्लियोफाइल भी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि SN2 जो है उसका रेट हेलो एल्केन के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। और यहाँ पर दोनों की पावर वन है। आपको पता है जब हम इन पावर्स को ऐड कर देते हैं तो हमें रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर मिल जाता है। तो यहाँ पर रिएक्शन का जो ओवरऑल ऑर्डर है वो क्या है? टू। और SN2 में जो टू है वो इसी बात को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 की। तो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 जो होती है ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ये क्या होती है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो एक ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं। तो अगर आपका एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है
तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हमें प्रोडक्ट मिलता है। अब इसको ध्यान से आप समझिए, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऑपोजिट साइड जाके जुड़ेगा जहां से कि हेलोजन लीव कर रहा है। देखिए न्यूक्लियोफाइल इधर आके जुड़ा और हेलोजन किस तरफ लगा हुआ था, राइट साइड में लगा हुआ था। तो अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो आप देखेंगे इसके कंपैरिजन में जो आपको प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट 180 डिग्री से फ्लिप कर चुका है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है तो हम बोलते हैं कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री है SN2 की, वो किसके थ्रू प्रोसीड करती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू प्रोसीड करती है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब एक और चीज देख लेते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में SN2 रिएक्शन के लिए किसका रेट सबसे ज्यादा होता है। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है, सबसे फास्ट रिएक्ट करता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और फिर टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि ये प्राइमरी टर्शरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, मैं उनके लिए बता देता हूँ। जब हेलोजन एक प्राइमरी कार्बन से जुड़ी होती है तो हमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मिलता है, जब वो एक सेकेंडरी कार्बन से जुड़ी होती है तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मिलता है, और जब वो एक टर्शरी कार्बन से जुड़ी होती है तो हमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड मिलता है। जिनको ये भी नहीं पता है या उनको याद नहीं है कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन क्या होते हैं, उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि एक कार्बन की आपको पता है चार वैलेंसी होती है। इन चारों में से अगर किसी एक ही वैलेंसी पे कार्बन चेन जुड़ी हुई है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन। अगर कार्बन की चार में से दो वैलेंसीज पर कार्बन चेन जुड़ी हुई है तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन। और अगर कार्बन की चार में से तीन वैलेंसीज पर कार्बन चेन जुड़ी हुई है तो इसे हम बोलते हैं टर्शरी या 3 डिग्री कार्बन। तो इस तरीके से अगर मैं बोलूं कि SN2 के टुवर्ड्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है एल्काइल हैलाइड का, तो सबसे फास्ट रिएक्ट करता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। इसका रीजन होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस होता है प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स। अगर आप उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हम बोल सकते हैं भीड़। तो देखो एक न्यूक्लियोफाइल आपको पता है बैक साइड से अटैक करता है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करने आ रहा है, यहाँ पे उसको ज्यादा भीड़ मिलेगी, यहाँ पे उसको ज्यादा बल्की ग्रुप्स मिलेंगे या ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा, तो वो आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। जबकि आप प्राइमरी में देखिए सिर्फ एक ही CH3 है, तो न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा भीड़ नहीं मिल रही है बिकॉज हाइड्रोजन तो छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पे तीन CH3 लगे हुए थे बल्की ग्रुप्स, यहाँ पे एक ही बल्की ग्रुप है। तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस पे अटैक कर सकता है। और जब न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। इसीलिए प्राइमरी फास्टेस्ट रिएक्ट करता है और टर्शरी जो होता है वो स्लोएस्ट रिएक्ट करता है टुवर्ड्स SN2। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि स्टेरिक हिंड्रेंस यानी प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप जितनी ज्यादा होगी, रिएक्शन का रेट, SN2 रिएक्शन का रेट उतना ही कम होगा। तो अब आप लोगों को SN2 रिएक्शन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। लेट्स टॉक अबाउट SN1 रिएक्शन नाउ। तो SN1 रिएक्शन में जो वन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अब आप खुद भी बता सकते हैं कि ये रिएक्शन के ऑर्डर को बता रहा है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, वन। एंड दिस इज व्हाई वी कॉल इट यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है। अब ऑर्डर वन है, इसका मतलब SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और वो रिएक्टेंट कौन होता है, वो होता है एल्काइल हैलाइड। और ये एक टू स्टेप रिएक्शन होती है, दो स्टेप्स में प्रोसीड करती है। और इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो होती है रेसोमाइजेशन। अब इन सब चीजों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये है मेरा एक अल्काइल हैलाइड, इसकी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराई। क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो देखिए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और सब्स्टिट्यूट कर देगा इस एक्स को। तो देखिए प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया है और एक्स माइनस बाहर आ चुका है। तो ये टिपिकल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। अब क्योंकि ये SN1 है तो ये दो स्टेप में होगी। देखते हैं स्टेप वन में क्या है। स्टेप वन में होता है सेल्फ आयोनाइजेशन। तो देखो हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से ज्यादा है, तो सेल्फ आयोनाइजेशन में C और X के जो बीच का बॉन्ड है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी X की तरफ टूट जाता है। और जब वो X की तरफ टूटेगा तो X को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो X के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और क्योंकि कार्बन से उसके इलेक्ट्रॉन्स दूर हो गए, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ चले गए, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और इस तरीके से हमें क्या मिला, एक कार्बोकेटायन मिला। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम बोलते हैं कि हमें एक कार्बोकेटायन मिला। और ये जो रिएक्शन है ये स्लो पेस से प्रोसीड करती है इन कंपैरिजन टू स्टेप टू। अब स्टेप टू में देखो, ये जो कार्बोकेटायन है इस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल इस पे जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से स्टेप वन एंड स्टेप टू जब दोनों कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारी SN1 रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब ध्यान से समझना, इस रिएक्शन का जो रेट है, ओवरऑल रेट,
वो किस पे डिपेंड करेगा? वो हमेशा स्लो वाले पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जब तक स्लो वाला स्टेप कंप्लीट नहीं होगा तब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती। तो किसी भी रिएक्शन में जो मल्टी स्टेप्स में होती है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पे स्टेप वन और स्टेप टू में, क्योंकि स्लो स्टेप कौन सा है? स्टेप वन, इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और क्योंकि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और इसमें रिएक्टेंट सिर्फ और सिर्फ कौन है? हेलो एल्केन है, क्योंकि देखो न्यूक्लियोफाइल तो स्टेप टू में आया। तो हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो रिएक्टेंट है वो सिर्फ हेलो एल्केन है। यही रीजन है कि SN1 रिएक्शन का रेट सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर आप इसका रेट लॉ देखेंगे तो उस पर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन ही आएगा। रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हेलो एल्केन, या फिर उसको हम एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है। और क्योंकि इसकी पावर वन है, तो ऑर्डर क्या हो गया? वन हो गया। तो अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके स्टेप वन में जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये उतनी ही जल्दी फॉर्म होगा। जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होती है वो उतनी जल्दी फॉर्म होती है, क्योंकि वो हर चीज स्टेबल होना चाहती है ना। तो जो चीज ज्यादा स्टेबल है वो जल्दी फॉर्म होना चाहेगी। तो ये कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी जल्दी फॉर्म होगा, यानी कि उतनी ही तेजी से इसका स्टेप वन प्रोसीड करेगा। और अगर स्टेप वन फास्ट प्रोसीड करेगा तो ओवरऑल रिएक्शन भी फास्ट प्रोसीड करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। ये सारी चीजें देखिए मैंने ना हर जगह नोट्स के फॉर्म में लिख दिया है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप बीच में वीडियो को पॉज करके ये सारे नोट्स बनाएं, क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपके पास ये सब चीजें होंगी तो बाद में आपके लिए रिवीजन बहुत इजी हो जाएगा। तो अभी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो ये था कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन उतना ही ज्यादा। तो अब देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में यहाँ पर कौन सा तेज रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे एकदम उल्टा हो जाता है ऑर्डर। टर्शरी वाला यानी 3 डिग्री फास्टेस्ट रिएक्ट करता है टुवर्ड्स SN1, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, जबकि SN2 में क्या था? उल्टा था। तो ऐसा क्यों होता है ये देखते हैं। जब मैं इसका सेल्फ आयोनाइजेशन करूंगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा? एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। इस केस में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और इस केस में सिर्फ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। और आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है, और इनकेस अगर आप भूल भी गए हैं तो मैं आपको बताता हूं, आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्योंकि यहाँ पर सबसे स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा स्टेप वन में, इसलिए ये रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होगी। यानी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के साथ की वजह से टर्शरी एल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा टुवर्ड्स SN1। इसलिए इसका ये ऑर्डर होता है टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, और ये रीजन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब डिस्कस करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। फिर वही बात है कि जब ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड होगा, तो उस केस में जो SN1 रिएक्शन है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये रेसिमाइजेशन के थ्रू प्रोसीड करेगी। रेसिमाइजेशन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मैंने आपको बताया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा, और इसीलिए जो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। इसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। पहले जरा ये देखते हैं कि क्यों SN1 रिएक्शन रेसिमाइजेशन के थ्रू होती है। इसके लिए जरा हम पीछे वाले डायग्राम पे जाते हैं। यहाँ पर देखो, स्टेप वन में क्या बन रहा है? एक कार्बोकेटायन बन रहा है। ये जो कार्बोकेटायन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और sp2 का जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, यानी ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब इस प्लेनर मॉलिक्यूल में देखो, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। मतलब जिस साइड हेलोजन जुड़ा है उस साइड भी जुड़ सकता है, और उसके ऑपोजिट साइड भी जुड़ सकता है ना? तो इस वजह से, और दोनों की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है? इक्वल होती है। यानी इस साइड भी वो इक्वल प्रोबेबिलिटी से जुड़ सकता है और इस साइड भी इक्वल प्रोबेबिलिटी से जुड़ सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि 50% टाइम्स वो इधर से जुड़ेगा और 50% टाइम वो इधर से जुड़ेगा। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्टेप वन में जो sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर कार्बोकेटायन है, ये दोनों तरफ से अटैक किया जा सकता है, और इसकी वजह से हमें 50-50 मिक्सचर मिलता है दो इनैंशियोमर्स का। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक होता है लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी
वो इनैंशियोमर होता है जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और लीवो रोटेटरी वो एंशियोमर होता है जो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो क्योंकि हमें 50-50 मिक्सचर मिल रहा है दोनों एंशियोमर्स का, तो इसलिए जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, उतने ही अमाउंट में लीवो रोटेटरी भी प्रेजेंट है, वो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, तो जो नेट रोटेशन हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। और ऐसा जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है कि क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बोकेटाइन बना है वो प्लेनर है, उसमें दोनों साइड से अटैक हो सकता है, फ्रंट से भी और बैक से भी, और इस वजह से हमें 50-50 मिक्सचर मिलता है दोनों इनैंशियोमर्स के। और ये दोनों इनैंशियोमर्स की प्रेजेंस ही हमें रेसिमिक मिक्सचर प्रोवाइड करती है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन किसके थ्रू होती है? रेसिमाइजेशन के थ्रू होती है, और प्रोडक्ट होता है रेसिमिक मिक्सचर। तो आई होप अब आपको SN1 और SN2 बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा। मैंने हर एक पॉइंट एकदम डिटेल में डिस्कस किया है, और सारी चीजों के नोट्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स खुद बनाइए, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि प्रॉफमैन का ये मानना है कि जब आप अपने नोट्स खुद बनाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसपे मैं और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा आपके साथ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के। और क्योंकि ये काइंड ऑफ क्रैश कोर्स है, मैं छोटे छोटे वीडियोस इसीलिए बनाता हूँ कि आपको जब भी टाइम मिले आप इन वीडियोस को देख के अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, एंड प्रॉफमैन सेज बाय।